नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र और जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2023-24 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम इस पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, इस पेपर से कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए यह पेपर को समझना और सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें आपके जो 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन? 23 क्वेश्चन। और इस पूर्णांक कितने का होगा दोस्तों? 75 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, 75 नंबर का। और समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। इसमें आपको जो है पहला कुछ निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे उसमें बहुत सारे आपको जो है तो निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है तो 5 तक जो है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो है तो 6 से 18 तक जो है तो प्रश्नों के 2 अंक आवंटित हैं। ठीक है, और जो है तो 18 से 19 से 21 तक जो है तो 3 अंक, और 21 से 24 अंक तक 24 नंबर तक क्वेश्चन तक जो है तो 4 अंक आवंटित हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसमें से 4 ऑप्शन है: 1905, 1907, 1915, 1914। ठीक है, तो कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जो है तो 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है: मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसमें ऑप्शन 1854, 1830, 1840, 1864। ठीक है, तो कब हुई थी? तो दोस्तों, यह 18 फरवरी 1854 को हुई थी, यानी कि आ नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 फरवरी 1854 को मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है: बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है: काशीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों काशीराम। ठीक है, काशीराम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? काशीराम। इन्होंने ही जो है तो इस पार्टी को जन्म दिया था, उस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है: नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ? नेपोलियन का जो है तो इटली पर हमला कब हुआ था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 1797 में, 1798 में, 1799 और 1796 में। ठीक है, तो कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1796। ठीक है, 1796 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है तो कब हुआ था? ठीक है, किस सन को हुआ था? इसमें ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930 और 2 मार्च 1933। ठीक है, तो कब हुआ था? तो इसका सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा आ नंबर ऑप्शन, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों: इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें से जो है तो दालें हो गया, ज्वार हो गया, मोटे अनाज और तिल। तो इसमें से फलीदार फसल कौन है? दालें भी हैं, फलीदार फसल। ठीक है, लेकिन दालें बस नहीं है, इसमें से जो मोटे अनाज हैं दोस्तों, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सा नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये जो है तो फलीदार फसलों में आती, क्योंकि मोटा कोई भी फसल होगी, ठीक है, मोटा कोई भी फसल होगी वह जो है तो दो भागों में विभाजित हो, मतलब जो है तो 2 फली में
विभक्त हो जाएगी, उसको जो है तो दो 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 फली उसके हो सकते हैं। जैसे सोयाबीन को देखो देखो वो भी दो फली हो सकता है, लेकिन वो दाल नहीं है, सोयाबीन की दाल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो ये फलीदार फसल कौन हो गई, तो मोटे अनाज हो गई, ये फलीदार फसल है। ठीक है, बाकी तिल को आप दो फल नहीं, दो फल मतलब जो है तो दो उसके जो है तो दो फली नहीं कर सकते हैं, ज्वार की दो फली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दालें को आप कर सकते हैं, तो दालें बस नहीं आएगा, इसमें मोटे अनाज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैंक पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बैंक खाली स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो कैसे वाले ऋण पर, ठीक है, कैसे वाले ऋण पर, ठीक है, तो जमा पर देने वाले ब्याज से। ठीक है, जो कोई अगर जो है तो जमा पर ब्याज दिया है, जमा, ठीक है, जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। इसका जो है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं। ठीक है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, तो बड़ी कंपनी को क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन है औसत आय को कौन सी आय कहा जाता है। औसत आय को दोस्तों प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति की आय। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दोस्तों इसमें से प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। पहली बात तो कुल जनसंख्या, और दूसरी बात कितनी आय यानी कि कितनी कमाई हुई है उस दिन की पूरी कमाई से और पूरी जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकाल आएगी, कि मतलब एक व्यक्ति की कमाई कितनी है एक दिन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में को जो है तो क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसको सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है तो केवल सेवा प्रदान करता है। जैसे कि प्राथमिक क्रियाकलाप अगर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र देखें तो कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, जैसे गाय ने हमको दूध दिया, ये प्राथमिक जो है तो क्षेत्र है, और उस दूध से हम मक्खन बना लें वह द्वितीय क्षेत्र है, और उस मक्खन को हम मार्केट में ले जाएं, ठीक है, मार्केट में ले जाएं, और जब हम ले जाएंगे तो हम किसी को सेवा देने जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और चतुर्थ क्षेत्र में क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हमने दिया है, ठीक है, जिसको हमने बेच दिया उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसको तो केवल वो खा लेगा, उसको ले जा करके बस। ठीक है, उसमें से उसको कोई कमाई नहीं होगी, मतलब पैसा वो नहीं कमाएगा, केवल उसको खरीद करके वो ले जाएगा और खाएगा, तो वो हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, या चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, 99%। 2011 की जनगणना के अनुसार 99% लोग साक्षर हैं, कहाँ के, केरल के। ठीक है, कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, 99% लोग। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की राजधानी सबको पता है दोस्तों कि काठमांडू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जैसे वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो है तो किसने वंदे मातरम की रचना की थी, तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नंबर 1। ठीक है, हिंद स्वराज की स्थापना जो है तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और गुलामगिरी जो है तो ज्योतिबा फूले से संबंधित है। प्रेम कानून की जो है तो पुनर्समीक्षा विलियम बेंटिंग ने की थी।
ठीक है। और भारत में वैश्वीकरण जो है तो 1991 में हुआ था। और ISI जो है तो औद्योगिक वस्तुएं हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जो है तो सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति है वह जो है तो इंग्लैंड या ब्रिटेन, आप कुछ भी कहो, ठीक है, वहाँ हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड, हमने बताया है, ठीक है, इंग्लैंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? ठीक है। जो बांध होते हैं दोस्तों, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, मछली पालन किया जाता है, ठीक है, और वही बांध का पानी नहरों में छोड़ करके कृषि कार्य करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो उसी को, उन्हीं बांधों को जो है तो भारत के मंदिर किसने कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, ठीक है। तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था ऐसा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहर बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है तो कौन सी सूची में शामिल होंगे? तो संघ सूची में शामिल होंगे। संघ सूची, संघ सूची में शामिल होते हैं। अगला है सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? दोस्तों समाज का विभाजन कई आधार पर हो सकता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के आधार पर जो है तो समाज का विभाजन होता है, ठीक है। सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार यही है, जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय और शिक्षा, ठीक है। भारत की दो खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। दो खाद्यान्न फसल दोस्तों चावल और गेहूं हैं। क्या क्या हैं? चावल, चावल, गेहूं, चावल और गेहूं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो था कि वो है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं, ठीक है। क्या उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन हैं? सही है कि गलत है? तो दोस्तों ये सही है। उत्पत्ति के आधार पर जो है तो जैव और अजैव संसाधन हैं। भूमि एक असीमित संसाधन है? नहीं, ये गलत है। असीमित नहीं है, सीमित संसाधन है। क्योंकि देखो क्या है कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, परंतु हमारी भूमि या मिट्टी कहीं नहीं बढ़ रही है। हमारी भूमि का जो दायरा, हमारा जो क्षेत्रफल है वो उतना का उतना ही है, लेकिन जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। इसलिए भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, असीमित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोमला है? तो कोमला नहीं दोस्तों, ये कोयला होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, ये कोयला होगा। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, सबसे अच्छा कोयला, ठीक है। तो ये सही बात है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो अच्छा कोयला है और उच्च कोटि का कोयला है, ठीक है, इसलिए ये सत्य होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। जी हाँ, ये भी सही होगा। बंदरगाह जो हैं वो जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो समुद्रों के माध्यम से या जो है तो जल के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है, ठीक है, तो वो कहीं देखो पानी में तो कोई नहीं उतार देगा सामान, ला करके थल में ही उतारेगा, इसीलिए वो जो जल है वो थल से मिला होता है बंदरगाह, ठीक है।
और बंदरगाह उसी को कहते हैं जहाँ पे जो है तो सामान को लादा या उतारा जाता है जल जहाज़ों से, ठीक है, या नावों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है तो ब्रुसेल्स है, यह भी सही है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की बनावट जैविक बनावट है, नहीं, ये रॉन्ग है, जैविक बनावट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन है दोस्तों कि विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से हमारा जो है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि विनिर्माण उद्योग के दो महत्व, ठीक है। और इसका आंतरिक विकल्प जो है दोस्तों वो है वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, दो में से किसी एक क्वेश्चन को ही आपको करना अनिवार्य होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं करिएगा, अगर दो क्वेश्चन आप करते हैं तो वो रॉन्ग माना जाएगा और आपको दो में से किसी एक का भी नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक ही क्वेश्चन करो, या तो ऊपर वाला करो या तो अथवा वाला करो, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखना है दोस्तों। महत्व का मतलब समझते ही हो, महत्व का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव, परिणाम और महत्व, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसी में आ जाएगी आपकी भूमिका, योगदान, ठीक है दोस्तों। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों, वही है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो इसका महत्व यह है विनिर्माण उद्योग का कि विनिर्माण उद्योग के कारण ही जो है तो हमको क्या मिलता है, कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। और विनिर्माण उद्योग के कारण ही लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम हो जाती है। और इसी के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है, ठीक है। क्योंकि अगर उद्योग लगेंगे तो सभी लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो उद्योगों का ये महत्व रहा है, ठीक है। लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और गरीबी को दूर करते हैं, ठीक है। अगला है वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। अब देखो क्या है कि आज औद्योगिकीकरण के कारण जो है तो और शहरीकरण के कारण कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। आज इसी के कारण और जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के साथ साथ जो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि आज हम स्वच्छ वायु लेने के लिए तरस रहे हैं, स्वच्छ ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क में आदमी कभी भी आ जा सकता है, लेकिन रेल परिवहन में आदमी कभी भी आ जा नहीं सकता है। वहाँ पे आदमी तभी आएगा जाएगा जब ट्रेन चलेगी, ठीक है। और सड़क परिवहन में कहीं भी जो है तो आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेल परिवहन तो केवल स्टेशन टू स्टेशन ही जाएगी, इसलिए ठीक है सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम बताइए। अटल टनल। अटल टनल जो है वो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका लगभग 52% जो है तो व्यापार समुद्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? यह भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे कि जो है तो रेशम मार्ग जो था उससे जो है तो दाल, चीनी, ठीक है, पोल्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जो है तो यहाँ से क्या होता था, जो है तो व्यापार हुआ करता था। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो आलू, टमाटर, अलसी, मसूर, ये सारी चीज़ें जो है तो नहीं थी, ठीक है। नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? मतलब नगद एवं व्यापारिक फसलें या इसको हम वाणिज्यिक फसलें भी बोल सकते हैं। यह वह फसलें होती हैं दोस्तों जिनको केवल व्यापार के लिए उगाया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चमकीला होता है और दिखने में सुंदर रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आने की इन क्वेश्चनों की संभावना है दोस्तों। ठीक है, समरूप समाज जिसमें समानता हो। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन, अश्वेत का मतलब होता है दोस्तों काले गोरे, जो काला गोरे लोग हैं उनके कारण यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उनका आंदोलन था। वे लोग यह चाहते थे कि हमें जो नीच माना जा रहा है, हमें जो हमारे कलर के हिसाब से, हमारे रंग के हिसाब से जो हम लोगों को आरक्षण से मुक्त कर दिया गया, आरक्षण हमें नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण क्या है। लोग जो है तो निर्णय लेने में देरी क्यों करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र यानी समूह, जो लोगों का समूह है वह निर्णय लेने में देरी क्यों करता है। इसका कारण है कि यह निर्णय केवल खाली एक व्यक्ति नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग लेते हैं और इसमें सभी लोगों से जो है तो राय लेना जरूरी होता है, जिसके कारण निर्णय लेने में जो है तो देरी हो सकती है। ठीक है, अगला है आर्थिक विकास किस कारण पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास किस कारक, कारक का मतलब होता है दोस्तों कारण। ठीक है, क्या होता है कारण। ठीक है, कारक का मतलब क्या होता है, कारण होता है दोस्तों, कारण। ठीक है, तो आर्थिक विकास किस कारण पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी का भी आर्थिक विकास जो है तो सबसे पहले तो जो है तो किस पर निर्भर करेगा, वो आर्थिक विकास। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, क्योंकि जो है तो यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मुद्रा क्या है, अब आप सभी लोग जानते हो कि पैसा ही मुद्रा है। ठीक है, जिसको प्रयोग करके, जिसका हम जो है तो माध्यम से हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, या किसी भी वस्तु की पूर्ति में सहायता करती है मुद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास के लिए ऋण की भूमिका। ठीक है, अगर आपको अपना विकास करना है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऋण जब आपके पास आएगा तो आपका विकास होगा, यही उसकी भूमिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैश्वीकरण क्या है। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैश्वीकरण का मतलब भूमंडलीकरण भी होता है दोस्तों। किसी भी शब्द में अगर करण लग गया है तो उसका मतलब उसके विकास से है, उसके जो है तो विस्तार से है। ठीक है, जैसे शहरीकरण, शहरीकरण कब कहलाएगा दोस्तों, जब शहर में बहुत सारी दुकानें बढ़ जाएंगी, खुल जाएंगी और उन दुकानों का जो है तो विस्तार हो जाएगा, तो वो जो है तो शहरीकरण कहलाने लगेगा। उसी प्रकार से वैश्वीकरण, एक देश दूसरे देश में आना जाना शुरू कर देता है, वस्तुओं को खरीदना लेना शुरू कर देता है। इसकी कारण जो है तो वह विश्व विश्व नहीं लगने लगता है, वह विदेश विदेश नहीं लगने लगता है। ठीक है, वह अपनापन वहाँ नजर आने लगता है, इसीलिए उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं काला बाजारी क्या है। यह भी जो है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। जैव संसाधनों के नाम लिखना है दोस्तों। ठीक है, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जान होती है। ठीक है, उन संसाधनों के नाम लिखना है दोस्तों। सतत पोषणीय विकास मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास हो। ठीक है, वही है सतत पोषणीय विकास। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखना है दोस्तों। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा अपरदन दोस्तों मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर जाना या उड़ कर जाना, चाहे वह हवा के माध्यम से जाए चाहे वह जल के माध्यम से जाए, वही है मृदा अपरदन। झूमिंग कृषि किन किन नामों से जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। झूमिंग कृषि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐसी कृषि जो अनुसूचित जनजातियों के द्वारा की जाती है। इसमें कृषक क्या करता है कि भूमि का कोई एक टुकड़ा चुनता है, वो भी ऐसा टुकड़ा जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, फिर उन पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पे आग लगा कर साफ करता है और फिर वहाँ पे कृषि कार्य करता है और 6 मन तक फसल लेने के बाद उस वाली भूमि के टुकड़े को छोड़ करके दूसरी जगह जो है तो पलायन कर जाता है, यानी चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं दोस्तों। क्या है कि इसका मानना है कि इस
भूमि पर अब उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़कर दूसरा टुकड़ा चुन लेता है। और इस प्रकार से वह जो है तो कभी कभी जो है तो 20 से 25 साल या 40 से 50 साल बाद पुनः वहीं से पहुंचकर वो आ जाता है, ठीक है। तो ये जो घूम घूम कर खेती करते हैं लोग, यही इसी को ही जो है तो झूमिंग कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर। यह भी जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसको भी आप देख लीजिएगा। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण भी इम्पोर्टेंट है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव देख लीजिएगा। वैश्वीकरण हमने बताया है दोस्तों कि मतलब जब कोई व्यक्ति जो है तो हमारे देश से विदेश में जाता है व्यापार करने या नौकरी करने या वहाँ पे जो है तो घूमने के लिए, तो जो ये उसका ये आना जाना बना है, इसके कारण उसका जो है तो जो विदेश है वो विदेश विदेश नहीं लगता है, लगता है अपना ही देश है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि विश्व का विकास हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। उसका क्या प्रभाव हुआ है वो चीज़ बताना है, ठीक है। फिर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखना है, ठीक है। दोस्तों रिजर्व बैंक जो होता है इसको शॉर्टकट में आरबीआई कहते हैं। दोस्तों इसका कार्य यह रहता है कि नोटों को छापना और बैंकों को जो है तो पैसा प्रदान करना, ठीक है। और वह बैंकों पर नज़र भी रखना कि किसको कितना लोन मिलता है, किस आधार पर मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को रखता है, ध्यान रखता है, ठीक है। मतलब जो है तो निम्न वर्ग को, गरीब वर्ग को भी जो है तो लोन देते हैं कि नहीं देते हैं, कि केवल बड़े वर्ग को ही लोन दिया जा रहा है। इन चीज़ पर जो है तो बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक सभी बैंकों पर ध्यान रखता है, ठीक है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार, ये इम्पोर्टेंट है। खनिज किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। नर्मदा नदी, सिलांग और वेलाडीला को दर्शाना है, ठीक है। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे भारत का मानचित्र बना रहे हैं, देख लीजिएगा। जैसे ये भारत का मैप है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है तो आप लोग इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। नर्मदा, सिलांग, बेलाडीला, तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकरा, पारा, ठीक है। ये सारी चीज़ को आप इस मैप में दर्शाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।